हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेस डे, क्योंकि आज है नर्सेस डे और मैंने पोस्ट भी करा है, आप लोगों ने विश भी किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज फाइनली अब आपके एग्ज़ाम में बच रहा है पूरा 1 मंथ। सो 1 मंथ है और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी 1 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, ऐसा वीडियो बना दो। सो इसमें देखो, पहले तो मैं बता दूंगी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ऐसा कुछ अलग से बताने को नहीं है। पर हाँ, किसी ने बोला था बहुत सारे प्लीज़ 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 लगा कर बोला था बायो का बता दो। सो फिर आ चुकी हूँ मैं बायो का बताने के लिए, जैसा कि मैंने पढ़ा था। और अब वापस से तो पूछना मत कि रैंक कितना आया था, मार्क्स कितना आया था, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और हाँ, उससे पहले ये सुन लो, जो एग्ज़ाम है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हो, इसके रिगार्डिंग डीएम भी आ रहे थे कि कोई कहता है इंग्लिश में, सिर्फ ऐसा नहीं है, हिंदी और इंग्लिश आपकी मर्ज़ी, आप उसको कौन से लैंग्वेज में अटैम्प्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। स्ट्रैटेजी सुन लो पहले क्या है, जो आप लोग को बहुत पसंद होती हैं स्ट्रैटेजीज़। तो स्ट्रैटेजी में मेन तो ये है, जो मैंने आपको फिजिक्स के चैप्टर्स बता रखे हैं ना, चाहे मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन में। सो जो मैंने फिजिक्स के चैप्टर बताए हैं वो तो आप अच्छे से कर लो, क्योंकि वो चैप्टर्स बहुत ईजी है, को रिलेट करते हैं दोनों सब्जेक्ट से, केमिस्ट्री से भी और फिजिक्स से भी। दूसरा मैंने एक केमिस्ट्री का भी बता रखा है, तो उसका भी मैं लिंक में डाल दूंगी केमिस्ट्री के लिए। वो हाँ 11th का केमिस्ट्री है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं 12th का बना दूंगी, वरना मैंने सोचा पहले बायो कवर कर देती हूँ, क्योंकि बायो में दोनों क्लासेस में आज कर दूंगी कवर, चाहे कितना भी बड़ा वीडियो बन जाए। सो यही है। फिजिक्स के लिए आप वो वाला वीडियो देखो, और जो मैंने केमिस्ट्री का बताया ना, फिजिक्स केमिस्ट्री, उन दोनों वीडियोस को देखो। और देखो मैंने कैसे उसमें को रिलेशन बता रखा है कि आपको 11th और 12th दोनों के दोनों सब्जेक्ट कवर होंगे, क्योंकि कुछ चैप्टर्स कॉमन होता है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो उनको ना एक बार में ख़त्म करना है आपको, ठीक है। सो ये है मेन आपकी स्ट्रेटजी। इसके अलावा स्ट्रेटजी एक और है, एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लो, आप लोग बहुत टेक्स्ट कर रहे थे कि टेस्ट सीरीज़, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लें, क्या करें, जो नीट का प्रिपेयर। और हाँ, बहुत लोगों ने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था, उसके रिगार्डिंग भी आ रहे हैं डीएम कि नीट का एग्ज़ाम दिया, 400 मार्क्स बन रहा है, 500 मार्क्स बन रहा है। सो येस, आपका हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। और अगर आप एम्स दिल्ली चाह रहे हैं तो हाँ, एम्स दिल्ली में भी हो जाएगा। सो बस यही है स्ट्रेटजी में, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। और अगर आप अब नीट के लिए आपने जो भी प्रिपरेशन कर रखी थी ना, अगर आप वही करोगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ बायो का बताना, ठीक। तो बायो में क्या है, स्टार्ट करते हैं हम 11 से। और आज मैं लेकर बैठी हुई हूँ बुक, और ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। क्यों बोलूँ, ये नहीं, एनसीईआरटी तो ऑफकोर्स अच्छी है, पर जो इस बुक में ये है ना फ्लैश कार्ड टाइप के, जो अंडरलाइन करके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं वो बहुत अच्छे। किसी ने मुझे आइडिया भी दिया था कि टेलीग्राम ग्रुप बनाने का। इस बुक को देखने के बाद मुझे लग रहा है यस, एक टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए, पर आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा होना चाहिए। तो आप प्लीज़ कमेंट में बोलना कि आपको टेलीग्राम ग्रुप चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए फिर वही होगा, मेरे को एक एक्स्ट्रा और डेविएट होना पड़ेगा कि टेलीग्राम ग्रुप को बनाना है और उस पर ये चीज़ें डालें। क्योंकि इसमें ना देखो, जैसे फ्लैश कार्ड है, जैसे आपको किंगडम एनिमेलिया वगैरह देखो, इस पर ऐसे ना ऐसे स्टिक हो रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए काफ़ी नीडफुल होंगे, और मेनली जब आप लास्ट मिनट रिवीजन करोगे ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा। और ये बुक काफ़ी अच्छी है, बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। आप चाहो तो मैं थोड़ा सा ना कम्युनिटी सेक्शन में डाल भी दूंगी इसके पोस्ट वगैरह, काफ़ी अच्छा है। पर हाँ, आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए, अगर अच्छा रिस्पांस होगा तभी टेलीग्राम ग्रुप फॉर्म होगा, वरना बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। जो टॉपिक्स बोल रही हूँ अच्छे से देख लेना, और अभी ऐसा है फटाफट गो थ्रू करो चैप्टर से, एमसीक्यू सॉल्व करो, जो एमसीक्यू गलत हो रहा है उसके रिगार्डिंग टॉपिक आकर बुक में पढ़ लो, ठीक है। ये करना है आपको। सबसे पहले आ जाओ द लिविंग वर्ल्ड, हमारा प्यारा प्यारा सिंपल सा चैप्टर, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, पढ़ना नहीं होता। इसमें आपको क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। आपको बताते टाइम मुझे मेरा प्रिपरेशन का टाइम याद आ रहा है, और ऐसे नॉस्टैल्जिया सा हो रहा है कि मैं बुक पढ़ा करती थी, मतलब पता नहीं इमोशनल हो जाऊँ मैं। खैर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मतलब हाँ ये पढ़ते थे हम लोग। तो हाँ, सबसे पहले आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ये लिविंग बीइंग्स। इसमें भी ना एनसीईआरटी मतलब ऐसी है ना, मतलब एक लाइन को आपको बहुत अच्छे से, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है ना, तो बस अभी तो यही करो, एमसीक्यू सॉल्व कर लो। और जो टॉपिक्स बोल रही हूँ उनको जैसे सुपरफिशियली देख लेना एक बार जाने से पहले। तो सबसे पहले आता है आपका लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपके जो ये मेथड है ना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, जैसे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, यार इस बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आई डोंट नो इसमें दिख रहा है नहीं, देखो ये जो साइड नोट्स डले हुए हैं ना, दीज आर जस्ट ऑसम, बहुत ही बेहतरीन लिखा हुआ है इसमें। तो रिस्पॉन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं होगा, मैं बिल्कुल टेलीग्राम पर ये सब कोई कंटेंट नहीं देने वाली हूँ। सो हाँ, ये देखो
आपके जो ए सेक्सुअल मैटर की, इसमें भी सबसे ज़्यादा पता है इंपॉर्टेंट क्या, जो एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल के लिए आप लोग पूछते हो एनसीईआरटी करूँ, बाहर से आ गया तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इवन जब नीट में नहीं आता, नर्सिंग में तो आने का कोई चांस ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल इसमें है आपको वही एग्जाम्पल बहुत बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये ICBN वगैरह के बारे में, ये आई नो आपको अच्छे से पता होगी। उसके बाद नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर आप लोग को अच्छे से देखना है। पता है इसमें ना सीधा NCERT की लाइन उठ के आ जाती है सीधा, और उसमें वो बस एक वर्ड का चेंज कर देते हैं। जैसे इसमें जो रूल दे रखे हैं ना नॉमेनक्लेचर वाले, इनको अच्छे से देखो, क्योंकि वो उसी एक लाइन को घुमा फिरा के फिर बोलेंगे कि बताओ विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो वो आपको अच्छे से पहचान होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई दूसरी बुक देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको NCERT अच्छे से आने चाहिए, बस अच्छे से मीन्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ये वाला टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, स्पीशीज़ वगैरह। इसमें जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, अब देखो ये टाइम नहीं कि तुम एक एक लाइन बैठ के पढ़ रहे हो, जो एग्जाम्पल है उनको हाईलाइट कर लो और बस वही एग्जाम्पल देखो, क्योंकि यही एग्जाम्पल आपको पेपर में दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इनमें से एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो हम इतना कन्फ्यूज़ होते हैं कौन सी स्पीशीज़ थी, कौन सा जनरा था, कुछ पता नहीं चलता। और ये देखते टाइम मुझे पूरा अपना टाइम याद आ रहा है प्रिपरेशन का, ठीक है। उसके बाद जो टेबल 1.1 पेज नंबर 11 पे, जो NCERT मेरे पास है, पेज नंबर 11 पे टेबल 1.1 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेपर में 100% कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ऐसे आ जाता है प्राइमेटा, इंसेक्टा, डायप्टेरा और मस्का। अब इसमें से सीक्वेंस बताना होगा कि कौन सा फैमिली है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा क्लास है, और वहाँ पे बिल्कुल गुल कुछ समझ नहीं आता। तो प्लीज़ ये सब ढंग से कर लेना। NCERT आएगा, इसमें बिल्कुल मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ। जो क्वेश्चन ना आपको बिल्कुल ऐसे घुमा देंगे, ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्राइमेटा है तो वो ऑर्डर है। और एग्जाम में इतना कन्फ्यूज होते, प्राइमेटा कहीं क्लास तो नहीं थी, और ये क्लास और ऑर्डर में, मतलब स्पेसिफिकली मुझे बहुत कन्फ्यूजन होती थी, क्लास और ऑर्डर में कन्फ्यूज़ हो जाती थी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखोगे इस वाले चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद जो हर्बेरियम वाला है, ये टेक्सोनॉमिकल एड्स, इसको एक बार देख के जाना है आपको। इसमें जो पेज नंबर 12 पे देखो, जो ये सब लिखा है ना कि उस पर जो ये वाला होता है हर्बेरियम पे, इस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि डेट होता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स। तो इसमें ना वो अलग अलग पूछने लग जाते हैं कि अच्छा बताओ इनमें से कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता। तो आपको अच्छे से देखना है। साथ में जो इसमें बोटेनिकल गार्डन वगैरह के नाम है वो आपको बिल्कुल टिप्स पे अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एड्रेस के साथ कहाँ पर सिचुएटेड है, क्योंकि एग्जाम में मैं एक्सपीरियंस अच्छे से एक्सपीरियंस तो भूल जाते हैं। कितना अच्छा पढ़ के चले जाओ, इतनी ज़्यादा हौज पौज में सब भूल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पेज है समरी के ऊपर, जो समरी हर एक चैप्टर की पढ़नी है उसको इग्नोर करके ना ये मत सोचना चैप्टर पढ़ लिया तो समरी आ गई, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं समरी में अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो समरी पढ़ के जानी हो, साथ में जो कैटलॉग्स, मैनुअल, मोनोग्राफ अच्छे से देख कर जाना आता है पेपर में, ठीक। ये हो गया लिविंग वर्ल्ड का। अगर मैं इतने स्लो चलूँगी तो मुझे लगता है 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, चलो थोड़ा जल्दी भागती हूँ। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और हाँ, कुछ भी सिलेबस डिलीटेड नहीं है, कुछ डिलीट नहीं है, ढंग से पढ़ लेना सारा 11th और 12th। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फिर से वही चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हम वही होता है भूल जाते हैं बार बार। अब जैसे इसमें टाइप, डिफरेंट शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन आता है पेपर में, इसको प्लीज़ अच्छे से देख के जाना। उसके बाद ये जो डायग्राम है ना यहाँ पे नॉस्टॉक का, ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाना। डायग्राम्स तो एटलीस्ट बायोलॉजी के, किसी ने पूछा था केमिस्ट्री और फिजिक्स के ग्राफ, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने क्या वो छोड़ ही दो, वो नहीं आते। पर हाँ, बायो के डायग्राम आपको देखकर जाना है। जो यहाँ पे यूग्लिना और पैरामीशियम का डायग्राम है, देखकर जाना कौन सा यूग्लिना और कौन सा पैरामीशियम है, और साथ में कहाँ पर ये इंक्लूडेड है, इनकी प्लेसमेंट कहाँ पर है, कि डायनोफ्लैजिलेट कौन सा है, और ये स्लाइम, मोल्ड, प्रोटोजोआ। इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा, अगर आपके एग्जाम्पल क्लियर है तो उसको रिवीजन पे अच्छे से लाओ, और अगर नहीं है क्लियर तो अभी भी 1 मंथ का टाइम है, अच्छे से एक शीट लो, उस पर एग्जाम्पल्स लिखो और अच्छे से लर्न करो, ठीक है ना। उसके बाद आता है किंगडम फंजाई। इस पूरे चैप्टर में एक्चुअली आपको यही करना है, ढंग से थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझे। उसके बाद ये वायरस वाला पोर्शन, प्लीज़ अच्छे से वायरस अच्छे से करके जाना, क्योंकि इस वक्त पे जो कोविड का चल रहा है ना, तो कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। तो चाहे वो कोविड से रिलेटेड है या फिर जो इसके वायरस हैं इससे रिलेटेड है, तो वायरस, वायरॉइड्स और लाइगन्स अच्छे से करके जाना है, ठीक है। लाइगन्स आपको बहुत जगह मिलेगा, पूरी दोनों बायो अगर आप मिलाओगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है सेम प्लांट किंगडम, जो कि सबको बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, मुझे भी लगता था, पर जैसे तैसे पढ़ लिया था। इन चैप्टर्स में ना आपको यही है एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हैं, आपको क्लासिफिकेशन पता है, आपको डायग्राम्स पता है, कौन सा इसमें से ब्राउन एल्गी है, कौन सा ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी कौन सा है, तो आप कर सकते हैं। नहीं पता तो बहुत दिक्कत होने वाली है, और इसमें प्लीज़ बिल्कुल ये सोचो ही मत बाहर से आएगा, सिर्फ और सिर्फ NCERT से आने वाला है,
ठीक है। उसके बाद जो टेबल 3.1 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी यही है आपको, जैसे मैंने वो वाली टेबल बताई थी ना कि कौन सी एल्गी में कौन सा पिगमेंट है, या स्टोर्ड फूड का फॉर्म जैसे बता देंगे, स्टार्च है, फ्लोरिडियन स्टार्च है और मैनिटॉल है। तो अब बताओ कौन सा किसका है, क्लोरोफाइसी का, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि वो सीक्वेंस को आगे पीछे करके देगा, और पेपर में देखते टाइम भी बहुत गलती हो जाती है। और साथ में जब कंप्यूटर बेस्ड हो तो पता नहीं ऊपर नीचे स्क्रीन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ उस सबका ध्यान रखना, अच्छे से अपना आंसर मार्क करके आना, ठीक। उसके बाद आता है फिर ब्रायोफाइट। इसमें देखो प्लांट किंगडम में तो पूरा यही है। अब यहाँ पे जो छोटे छोटे से फ्लैश कार्ड लगे हुए हैं, आपको दिख रहे नहीं होंगे, ये देखो ये वाले फ्लैश कार्ड, मैं इनकी बात करी थी। अब मुझे तो नहीं लगता आपके पास इतना टाइम है कि आप बैठ के ये वाले फ्लैश कार्ड्स बनाओ, पर हाँ मेरे पास तो ये हैं, अगर आपको चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूँगी, ठीक है। सो बस ये था प्लांट किंगडम के लिए। सेम गोज विद द, और साथ में ये जनरेशन वाला जो है, हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसकी किसकी होती है। और जो लास्ट लाइन है ना समरी के ऊपर, इसको ज़रा ढंग से देखना, थोड़ी एक्सेप्शन बता रखी है, वो वाली चीज़ें भी ध्यान देना, ये आता है पेपर में लाइफ साइकिल वाला। उसके बाद आते हैं देखो फ्लैश कार्ड हर एक के, ये एनिमल किंगडम का स्टार्टिंग के, फिर उसके बाद क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, आर्थ्रोपोडा हो गया, पोरीफेरा, सारे हैं। चाहिए लो 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 ले लो, पर कैसे कैसे दूंगी, अगर अच्छे रिस्पॉन्स आएगा तो डेफिनेटली मैं ये दे सकती हूँ आराम से, ऐसे नहीं 1 to 1 नहीं। अगर टेलीग्राम पर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प लिखा हुआ है, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। और खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से नहीं कर रखा ना, उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। सो फोकस। और अगर जिसको लगता है कि नहीं मुझे खुद का लिखा हुआ ही समझ आता है, ऐसे दूसरों का नहीं आता, तो प्लीज़ आराम से कर सकते हो। अभी भी 1 मंथ पूरा है, ये होपफुली वीडियो 13 को मेरे चैनल पे आ जाएगी, आज 12 है। और हाँ वो इसलिए लेट हो रहा था क्योंकि हमारे चल रहे थे मिड सेमेस्टर एग्जाम्स, तो आज हम फ्री हुए, और आज फ्री होते ही मैं आ गई वीडियो बनाने आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो कितनी अच्छी हो। और ये देखो ये बुक, यस ऐसी होती है, ऐसे पढ़ते थे यार हम लोग सीरियसली। सो इस तरीके से आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में भी, एनिमल किंगडम में भी आपको अच्छे से एग्जाम्पल्स वगैरह आने चाहिए, कौन सा किस किंगडम में वो करता है भाई, क्योंकि यही आता है पेपर में इन चैप्टर्स में से। और आपको अच्छे से क्लासिफिकेशन आना चाहिए, खासकर जो जब यहाँ ये मैमल वाला शुरू होता है ना, तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, स्पेशली जो ये है डायग्राम का पेज नंबर 56 पे, जहाँ पे जॉलेस वर्टिब्रेट के बारे में बता रखा है ना, वर्टिब्रेटा का जो 2 डिवीजन दे रखा है, एक नेथा और नेथोस्टोमा वाला, वो वाला क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ देख कर जाना, ठीक है। किंगडम मैमल वाला जो है वो काफ़ी अच्छे से आता है। एग्जाम्पल इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर्स में ये। उसके बाद आती है उससे भी खतरनाक वाली यूनिट, प्लांट एंड एनिमल वाली, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो मॉर्फोलॉजी में फिर से एग्जाम्पल बाहर से नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। सो प्लीज़ अच्छे से एनसीईआरटी का देखना। और मैं ये मान के चल रही हूँ कि यार इसमें तुम ये मत सोचो कि तुमको कुछ छोड़ना है, इसमें ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट या गैर इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है ही। ये बायोलॉजी है, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है, जो तुम आगे भी बहुत अच्छे से परस्यू करोगे, तो ये मत सोचो। और हाँ ऑब्वियसली प्लांट किंगडम नहीं आता यहाँ, नर्सिंग के सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है प्लांट किंगडम जैसा, पर एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। और मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। सो जस्ट एक क्विक रिविजन के लिए मैं बता रही हूँ, टैप रूट वगैरह, रूट्स का मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन आता है। और ये जो जोन है ना, रीजन ऑफ रूट, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में फिर से वही चीज़ें आ जाती हैं, एग्जाम्पल वाली पार्ट, लीव्स के पार्ट हो गए, ठीक है। कौन कौन सी ये देखो कौन कौन सी फाइलोटैक्सी हैं, ऑल्टरनेट हो गई, अपोजिट हो गई। और इसमें जो ये है ना, इसमें निमोनिक के साथ लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें लिखा है, ऑपोजिट वाले में लिखा है, कल गोवा से ओप्पो का फ़ोन लिया, मतलब कल से कैलोट्रोपिस, गोवा से गुआवा, ओप्पो से अपोजिट। देखो इस तरीके से याद करना है, और अगर आपको ये चाहिए तो ले लेना, बता तो दिया ये मैंने कैसे लेना है, बार बार नहीं बोलूँगी, ठीक है। उसके बाद है ये फ्लावरिंग वाली चीज़ें। बाकी निमोनिक्स ऐसा नहीं है, बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे भी, आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक। उसके बाद चलते हैं, ये जो फैमिली वाला पोर्शन है, इसमें आपको जो फ्लोरल ये है डायग्राम, इसके आपके एटलीस्ट आपको सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है। हर एक फैमिली का सिंबल याद कर लो, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है, कि कौन सी फैमिली का। ये नहीं कह रही कि एकदम डीप आपको इन्फ्लोरेसेंस से लेके कैलिक्स, कोरोला सब पता होना चाहिए, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं याद रखना। पर एक जो सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि इतना डीप लिटरली यहाँ पे नहीं आता। आप लोग बहुत पूछते हो नीट से टफ है, नीट से ईजी है, नीट के जितना इतना डीप ये नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिक जो सुपरफिशियल है ना, आपको डायग्राम, जैसे कि लिलिएसी वाला जो फैमिली लिलिएसी, इसका डायग्राम काफ़ी अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इस टाइप का मतलब
ऊपर से देख के आप बता सको कि हाँ ये वाली फैमिली। उसके बाद आता है एनाटॉमी, जो कि बहुत टफ लगती है हम लोगों को भी, हम लोगों को इन द सेंस हम जो यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, ये तो प्लांट वाली है। सो ये भी, इसमें आपको टिश्यूज़ टाइप ये सब अच्छे से आने चाहिए यार, ये तो अच्छे से आने ही चाहिए। स्टोमेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में अगर आप थोड़ा वो भी हो रहे हो ना तो ठीक है, इतनी दिक्कत नहीं। अगर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जिसने नहीं पढ़ रखा ना वो बस बेसिक जान लो। जैसे कि ये कंडक्टिव टिश्यू क्या होता है, या जो कुछ अलग चीज़ है, जैसे किसका पिथ स्मॉलर होता है, जाइलम के कितने पैचेस होते हैं, बहुत ही कम चीज़ें, बहुत अच्छे से डीप में मत जाओ, क्योंकि अभी इतना भी टाइम नहीं है कि पूरा अच्छे से बैठ के बायोलॉजी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आगे भी ऐसे चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है, तो उसको आप इजीली भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्शन इसका तुमसे ऐसा लग रहा है ना कि मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, इसका डायग्राम, कौन सा टिश्यू कहाँ है, सो जस्ट एक बार के लिए लीव कर सकते हो। उन क्वेश्चन को देख लो जो पेपर में आए हुए हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉर कैम्बियम, ये वाला पोर्शन सीरियसली ईजी है कंपैरेटिवली। जो ग्रोथ ये वाले जो है ना मोनोकॉट और डाइकॉट लीव वाले, उसके कंपैरिजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ वाला पोर्शन है ना, बार्क, कॉर्क और लेंटिसेल, ये वाला देख लेना, ये काफ़ी ईजी है, ठीक। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इजी, कुछ इसमें कठिन है ही नहीं, ढंग से देखना। इसमें हाँ, जो सबसे बड़ा डाउट आप लोगों को होता है, आप ये पूछते हैं अर्थवॉर्म और फ्रॉग वाला चक्कर, तो फ्रॉग कौन सा आता है, कॉकरोच इंपॉर्टेंट है, उसको देखना। इसको मैंने रिप्लाई भी किया था वैसे कमेंट में कि आप ना इन तीनों में जो तीन चीज़ें हमें दे रखें, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच और फ्रॉग, इसके ना और क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये नहीं कह रही पूरा आना चाहिए, कौन सा ऑर्गन है, बस आपको, जैसे कि कॉकरोच में स्पायरिकल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कॉकरोच का रेस्पिरेटरी ऑर्गन या गैसेस एक्सचेंज के लिए स्पायरिकल्स है, ये बोलूँ, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और कॉकरोच को पढ़ लेना बस, ठीक, बहुत ज़्यादा नहीं। और बाकी डीपली फ्रॉग और अर्थवॉर्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जो फ्रॉग है ना, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ें देख लेना। और तो बस इस वाले चैप्टर में इतने। उसके बाद आ जाते हैं सेल वाले चैप्टर पे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले में। ये तो बहुत बेसिक चैप्टर है बायो का, आप सबको आता होगा, कुछ ऐसा छोड़ने लायक इस चैप्टर में नहीं, ये बहुत बेसिक, और इसके बिना पूरी बायो ही अधूरी है, मतलब ह्यूमन लाइफ ही अधूरी है ही नहीं। सो प्लीज़ इसको तो आपको अच्छे से करना है, इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट का ये बोल सकते फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा जितनी भी आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सब आपको आनी चाहिए, और ये आपको अभी यहाँ पर आओगे ना तो फर्स्ट ईयर में भी ये सब चीज़ें हैं, तो सेल ऑर्गेनल वाला तो अच्छे से पढ़ लेना, चैप्टर दोनों जगह यूज़ हो जाएगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स देखते ही एक क्वेश्चन याद आ गया, आप लोगों ने बोला था बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री का और बायोमोलिक्यूल इसका बायोलॉजी का सेम है कुछ हद तक, पर डिफरेंसेस भी हैं। केमिस्ट्री में थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको ग्लूकोज की टेस्टिंग हो गया, प्रोटीन्स की टेस्टिंग हो गया, तो उस चीज़ को देखो, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके अलावा जो दोनों जगह फिर सेम है, वो तुम जैसे प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो सब प्रोटीन का, वो सब एकदम सेम है। उसके अलावा इसमें एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वाला क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ देख लेना ये क्रॉस करते टाइम, क्योंकि एकदम याद आ रहा है, ठीक। उसके बाद अमाइलोज और कौन सा अनब्रांच्ड पॉलीसेक्राइड है, कौन सा ब्रांच पॉलीसेक्राइड है, ब्रांचिंग किस पॉइंट पे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख के जाना। ब्रांचिंग और जो नॉर्मल स्ट्रेट चेन होती है वो किस किस पॉइंट पे होती है, वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद है लिविंग स्टेट, एंजाइम वाला पोर्शन आई थिंक इसी वाले चैप्टर में है ना, हाँ जो ये वाला चैप्टर है, देखो ऑक्सीडेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रेज, इसमें क्लास भी क्लासिफिकेशन करके आते हैं, जैसे इसमें एक ट्रिक लिखी हुई है, ऑन टॉप ऑफ हिल लव इज़ लाइफ, तो लाइन वाइज हो गया ना ये, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाएज, आइसोमरेज और लाइगेज, ठीक है ना, हो जाएगा। मतलब मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि इस तरीके के निमोनिक्स हैं इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेल साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका जो डायग्राम है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से शायद से, हाँ नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ये जी नॉट वाला एक बार बहुत फेमस हुआ था कंट्रोवर्शियल वाला क्वेश्चन, तो ये चैप्टर अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ कि नहीं सिर्फ इतना ही पढ़ लेना। उसके बाद आता है सबसे कठिन पोर्शन, जो मुझे बहुत कठिन लगता था, प्लांट फिजियोलॉजी, ओ माय गॉड। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट, बहुत इजी चैप्टर है, डिफ्यूजन से लेकर एंटीपोड, सिम्पोड, ढंग से कर लेना। उसके बाद अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है पहले से, तो आप ये वाटर पोटेंशियल वगैरह ये सब आपको पता होगा, और ये पेपर में आता भी है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, नेगेटिव में डीपीडी होता है, टर्गर प्रेशर, ये सब चीज़ें आती हैं पेपर में, पर इतना डीप नहीं आता। ये मत सोचना कि पूरा नीट वाला लेवल आएगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है।
उतना टफ नहीं जाता है। और तो ये जाइलम फ्लोएम वाला ये चीज़ देख लेना यार। उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, इसको करना है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। छोटा सा चैप्टर है और एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, तुम खुद सोचो 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता और आप कर देते हो, वेल एंड गुड। क्योंकि ये नीट का पेपर नहीं है, यहाँ पे 90 क्वेश्चन 90 आते हैं उसमें, हाँ 90 आते हैं, तो 90 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, सारा इक्वल वेटेज है। तो 30 एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायो तो बिल्कुल एकदम टिप्स होनी चाहिए, ये वाला चैप्टर करके जाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है ही नहीं, सब रटने वाली चीज़ें, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इतना तो मान के चलती हूँ, मुझे पता है, मतलब कर लेते हैं यार, तो हम भी कर ही लेते थे जैसे तैसे। नाइट्रोजन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट आती है पेपर में। उसके बाद ये जो हुक फॉर्मेशन वाला है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, फिगर नंबर 12.4 अच्छे से नोट कर लेना आती है। उसके बाद आते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ, वो तो इजी। देखो अब 2 चैप्टर ऐसे हैं ना, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, सीरियसली जान जाती है पढ़ने में, मुझे भी पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पर अगर आपने पढ़ा है तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो पेज नंबर 210 पे 3 ग्राफ है, एक्शन स्पेक्ट्रम के, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के, ये तीनों ग्राफ आपको डेफिनेटली आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए किसकी कितने स्पेक्ट्रम में, कितने नैनोमीटर वेवलेंथ में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, किसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सो प्लीज़ फोकस। जो 2 फोटो सिस्टम है वो कौन कौन सी वेवलेंथ पे वर्क करते हैं। अगर क्वेश्चन देखो सुपरफिशियल क्वेश्चन आता है, अगर तुम सुपरफिशियली भी पढ़ के जाओगे ना तो हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसमें कॉन्सेप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ सुपरफिशियल देखना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है चैप्टर, तो मेन वो देखो जो क्वेश्चन आ रखे हैं ऑलरेडी। और प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नर्सिंग के आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, आप नीट वाला देखोगे ना, उसी पैटर्न पर सब कुछ आता है, ठीक। उसके बाद आती है आपकी केल्विन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं मान रही हूँ यार तुम सबने पढ़ रखा है, तो अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। जहाँ क्वेश्चन अटक रहा है या आपको किसी में पर्टिकुलर कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है कि ये करना बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसको पूछो कमेंट में, ठीक है। तो मैं बताऊँगी उस हिसाब से अगर होगा तो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पूछी जाती और इतना डीप भी नहीं पूछी जाती, क्योंकि हम बहुत सोच लेते हैं कि शायद से बहुत ज़्यादा पूछने वाला, तो ऐसा होता नहीं है। उसके बाद है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस, नो एक्सक्यूजेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना है। तो ग्लाइकोलिसिस तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद लिंक रिएक्शन, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये वाला सिट्रिक एसिड साइकिल नहीं रटी जाती, मत रटो, छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर आपको कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मैं बता दूँगी, बहुत टिपिकल यहाँ पे लिखा है ना, कुछ मत करो, जो 5 आपके कॉम्प्लेक्स है ना वो याद कर लो बस, ठीक है। कौन से जैसे कॉम्प्लेक्स 1 जो हो गया, ये NADH ये है डिहाइड्रोजिनेस, तो ये याद कर लो। पूरा याद करने की, अच्छे से घुस के पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे पता है दिक्कत होती है, और अभी स्पेशली मैं ये सिर्फ उन लोगों, प्लीज़ कोई कमेंट में ये बोलने मत लग जाना कि आपने तो कहा कि ऐसा आता नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बोलूँ जो लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमने जस्ट अभी हम नीट का देकर आए हैं, हम 12th पास आउट हैं, 11th का भूल गए हैं, उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ के अच्छे से पढ़ रखा है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। वो लोग तो अच्छे से रिवाइज करो और वीडियो को बंद करो और जाओ, हाँ, क्योंकि उनको आता है ऑलरेडी चीज़ें, तो उनके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको हार्मोन्स, उनके फंक्शन, कैसे कैसे फोटो सेंसिटिविटी वाला रिएक्शन जो होता है ऑक्सीजन वाला, कि वो किस तरीके से रिएक्ट करता है, वो चीज़ अच्छे से। फोटो पीरियोडिज्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फोटो पीरियोडिज्म प्लीज़ अच्छे से कर लेना। और ये वर्नलाइजेशन वाला क्वेश्चन, पता नहीं क्यों ऐसा, ये शायद पता नहीं कहाँ देखा था, पर ये क्वेश्चन था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो फिर से एक और आ गया, इसमें सारे हार्मोन्स के फंक्शन वगैरह लिखे हुए हैं, ऑक्सीजन हो गया, जिबरलिन हो गया, चाहिए तो बता दूँगा, ओके। उसके बाद आ जाओ जल्दी से फटाफट से ह्यूमन फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बोलूँ छोड़ो। और मुझे पता है उसमें आप लोगों को इस फील्ड में आना है, तो आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी है, मैं ये भी जानती हूँ तो इसमें से कुछ एक्सपेक्ट मत करो कि मैं ऐसा कुछ बताने वाली हूँ। अच्छे से पढ़ो। टेबल नंबर 16.1 देखो, ये जो एब्जॉर्प्शन की टेबल है, जो ये टेबल है, रिएक्शंस हैं, कुछ डायग्रामेटिक सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस पर नज़र जाती नहीं है स्टूडेंट्स की, पर टीचर्स की उसी पर नज़र जाती है। सो प्लीज़ अपनी नज़र उधर दौड़ाओ और उस चीज़ को एक्सेप्ट, वो छोड़ना मत, इग्नोर मत मारना। उसके बाद आता है आपका ये ब्रोंकाई वगैरह, इसमें हैं चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट O2 है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैश कार्ड भी हैं, वो काफ़ी शॉर्ट में लिखा हुआ है अच्छे से। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बताना कैसा चाहते हो आप लोग, तो देखते हैं क्या करना है। उसके बाद यार इसको अच्छे से कर लेना सारा, एक्सक्रीटरी और एलिमिनेशन वाला, नेफ्रॉन का इसमें जो ये है ना फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, PCT DCT, कहाँ पे कितना रीएब्जॉर्प्शन है, कौन सा एल्डोस्टेरोन कौन से वाले लूप पे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किसका रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है।
ये देखकर जाना। और जो डिसऑर्डर, जो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डिसऑर्डर्स है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको मिक्स एंड मैच करके आ सकते हैं, उसको अच्छे से देखते हुए जाना। नर्वस सिस्टम वाला जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसको देखना, न्यूरॉन का डायग्राम देखना, CNS, PNS, ये सोडियम पोटेशियम पंप, ये सब आपको आना चाहिए। और ड्यूरामेंट, ये ब्रेन की लेयर्स, यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर अच्छे से पढ़ के जाना, मैं इग्नोर मारती थी, पता नहीं मुझे बहुत बोरिंग लगता था ये ईयर वाला पोर्शन, पर आता है पेपर में, ठीक है। ईयर आई, ये पढ़ते हुए जाना। उसके बाद हार्मोन वाला चैप्टर, ये तो काफ़ी इजी भी पड़ता है अगर आपने पढ़ रखा है। उसके बाद हाँ, हार्मोन वाले में एक चीज़ ध्यान रखो, जो ये प्रोटीन हार्मोन, जो डिफरेंट दो मैकेनिज्म दे रखे हैं ना, क्योंकि स्टेरॉयड हार्मोन और प्रोटीन हार्मोन के दोनों के अलग मैकेनिज्म होते हैं एक्ट करने के, तो उसको ढंग से देखते हुए जाना कि किसके लिए सेकेंडरी मैसेंजर बनता है और कौन डायरेक्ट न्यूक्लियस पे रिएक्ट करता है जाके। ठीक, डन, 11th डन। और हाँ, पीछे देखो सप्लीमेंट्री मटेरियल, इसको छोड़ के नहीं जाना होता, वो भी पढ़ के जाना होता है, ठीक है। आ जाते हैं अब 12th की बायोलॉजी पे। 12th मुझे पता है, जो सब मतलब मैक्सिमम बच्चे 12th पास करके निकले होंगे तो उनको अच्छे से आती होगी, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है, फटाफट एकदम भागते हैं इसमें हम। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वेरी इजी चैप्टर। इन चैप्टर्स में ना मैं बता रही हूँ, अभी अगर आप रिवाइज करने के लिए बुक खोल रहे हो, जस्ट एग्जाम्पल पे फोकस करोगे कि वही आप पेपर में भूलोगे, क्योंकि जो बेसिक सेंटेंस होता है ना, वो हमको याद रहता है। पेपर में हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एग्जाम्पल पे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वही कंफ्यूज होते हैं कि किसका क्या था, बस उसी के मिसमैच में दिक्कत होती है, ठीक। उसके बाद है ये वाला चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं, मोनोशियस कौन सा है, डायोशियस कौन सा है, बाइसेक्सुअल कौन सा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पक्का भूल जाते हैं यार, ये सब भूल जाते हैं, क्या करें। जो यहाँ फिगर नंबर 1.6 है, ये आपको पहचान लाना चाहिए, फीमेल थैलस कौन सा है, मेल थैलस कौन सा है, जो यहाँ पे दे रखा है मार्केंशिया का, जो ये दे रखा है ब्रायोफाइट वाला, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद बस इस आगे बढ़ो। उसके बाद है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नो कमेंट्स। पॉलन ग्रेन पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा जाता है, मतलब पॉलन ग्रेन की ये जो वेजिटेटिव सेल है और जनरेटिव सेल, जो वॉल्स यहाँ पर दे रखी हैं एंथर की, ये सब आती हैं पेपर में, अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद ओव्यूल की अगर बात करें तो जो इसमें ये एनाट्रोपस ओव्यूल, ये आता है पेपर में, अच्छे से देख कर जाना कि कितने सेल्ड, जैसे हम बोलते हैं ना, कितना होता है 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड। अब पेपर में इसी को घुमा कर पूछते हैं, 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, मतलब हम ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, और वहीं पे गलती होती है। बस आपका मेन काम है ऑप्शन को ढंग से पहचानना, ठीक है, वरना नेगेटिव में तो, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा है, मैंने बता रखी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बस उसको देख के रखना। और तो पॉलिनेशन आउटब्रीडिंग डिवाइस इंपॉर्टेंट, इसमें मैं ऐसे कुछ बोल नहीं सकती कि कुछ ऐसा है कि तुम स्किप मार दो। और 12th वाला कंपैरेटिवली इजी भी है, मुझे पता है आपने पढ़ भी रखा है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग, एवरी डायग्राम, इनके कंपार्टमेंट की, किसमें कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, सेटोलाई सेल मान लो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। किसके टेस्टिस के पोस्टीरियर वॉल से कौन सी एपिडिडमिस कहाँ पर है, अच्छे से पढ़कर जाना। यहाँ पर एक छोटू सा पैराग्राफ है, पर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो प्लीज़ देख के जाना, क्योंकि वहाँ पे पोस्टीरियर एंटीरियर इसी में कन्फ्यूजन होगा पक्का, वहीं पे गलती निकलेगी, ठीक। और NCERT से लाइन सीधा उठ कर आती हैं, बता रही हूँ मैं क्लियरली, तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट, पार्चुरेशन और ये लैक्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद रिप्रोडक्टिव है, छोटा सा चैप्टर है, वेरी इजी चैप्टर, क्वेश्चन आता है, ये सब अवेयरनेस वाले चैप्टर से इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो इसमें आपका ये CDRI सहेली वाला आ जाता है, आपका वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आपको अच्छे से आना चाहिए। कौन सा कॉपर रिलीजिंग IUD है, सुनो ध्यान से सुन लो, कॉपर रिलीजिंग कौन सा है, नॉन मेडिकेटेड कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सा है, अलग अलग टाइप के है ना। जस्ट IUD इतना भी सुपरफिशियल पढ़ के नहीं जाना, ढंग से थोड़ा पढ़ के जाना। 12th की बायो आसान है, और एग्जाम्पल जहाँ भी दिखे ना, बस समझ जाओ क्वेश्चन वहाँ से आने वाला है, क्योंकि वहीं पर हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है STD, ये देखना है, इनफर्टिलिटी भी देखना है, अलग अलग मेथड्स कौन से कैसे मेथड होते हैं, ये चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रोसेस पता होने चाहिए। डायहाइब्रिड कितने करेक्टर्स लिए थे, 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स लिए थे, ट्रेड्स लिए थे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाली, जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें, वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, डायहाइब्रिड क्रॉस वगैरह अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, पढ़ते हुए जाना। बाकी NCERT में लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दे तो नहीं रखा, पर इस मोमेंट पे और कुछ मैं सजेस्ट भी नहीं करना चाहूँगी, और कहीं से जाके पढ़ लो, जितना है वो चीज़ करके जाओ। सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है बर्ड का और ये हाउस फ्लाई वगैरह का है ना,
सेक्स डिटर्मिनेशन है, अलग है ह्यूमन से, तो प्लीज़ देख कर जाना, सेम मत लगा के आ जाना एक्स एक्स उसमें अलग है, इसमें किसी किसी में एक्स ओ वगैरह भी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ पर जो पेडिग्री एनालिसिस में डिसऑर्डर दे रखे हैं, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, और पीछे सप्लीमेंट्री मटेरियल में थैलेसीमिया वगैरह भी दे रखा है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये सारे अच्छे से करके जाना, पेपर में बहुत बहुत अच्छे से आते हैं और फिर वहाँ पे हम सोचते हैं कि बस क्या आ गया। सो अच्छे से देखकर जाना है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चैप्टर सीरियसली लेंदी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी बनता है और एक बेसिक वाला चैप्टर है, तो ये आना ही चाहिए आपको। इसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स अच्छे से पता होने चाहिए, कौन सा लिया था, किस में रेडियो न्यूक्लियोटाइड वाला लिया था डीएनए, किसी में हैवी वाला लिया था, उसका आइसोटॉप लिया था, पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में यही कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक, उसके बाद चलते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, जेनेटिक कोड आने चाहिए, जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या क्या होते हैं कि ट्रिपलेट में यूज़ होते हैं, ये आना चाहिए। लैक ओपेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा बाकी लेपरॉन वो ये जो ओपेरॉन है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इसमें एक दे रखा है बस वही। उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट, इसमें जो कुछ डेटा दे रखे हैं ना कि कितने बेस पेयर थे, वो वाले डेटा जो है वो उसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद चलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देख कर जाना, इसमें सैटेलाइट डीएनए और वीएनटीआर वाला क्वेश्चन आता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा टफ तो पड़ता है, पर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली ये पता होगा, और मैं मान रही हूँ कि ऑफकोर्स आपने पढ़ा है, अभी 12th पास करके आए हो ना, सो पढ़ाई, और 12th ईजी भी है कंपेरेटिवली, क्योंकि इसमें ये 11th में प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह बहुत टफ पड़ जाता है। उसके बाद है इवोल्यूशन में हम देखेंगे जो पहला आपका मिलर्स का एक्सपेरिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका टेम्परेचर उन्होंने कितना लिया था, क्या क्या गैसेस थी, क्या क्या फॉर्म हुआ था, बिग बैंग थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सीरियसली वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में जो सॉल्टेशन वाला क्वेश्चन है, सॉल्टेशन जो होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये क्वेश्चन ना ऐसे होते हैं, मतलब एकदम से आ जाते हैं ये पेपर में, लिटरली आ जाते हैं, तो देख कर जाना। उसके बाद जो हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल वाला डायग्राम है, 3 स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रप्टिव, इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको देखते रहना। 31 मिनट की वीडियो बन चुकी है, थोड़ा जल्दी करती हूँ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटीबॉडी का जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है। ठीक है, उसके बाद जो डिजीज़ हैं वो देखना है। ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा, जो इसमें ये है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, कौन सा कैसा है, फर्मेंटेशन, कौन सा डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, पेपर में आ जाता है बिल्कुल लाइन से लिखा हुआ, फिर आपको बताना होता है, सो प्लीज़ अच्छे से देख कर जाना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर, इसमें आपका एसटीपी वाला जो है ये देखा जाना। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर छोटे चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एम्स में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है कि आपको बहुत डीप घुस के पूछ लिया, पर हाँ एनसीईआरटी एक्सपेक्टेड है कि आप अच्छे से करोगे, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ ए स्टैंडर्ड बुक, सो वो आपको देखने और साथ में देखोगे क्या मिल गया, ठीक है। सो उसके बाद हाँ पीसीआर, वेरी इंपॉर्टेंट बायोटेक में। उसके बाद आता है, उसके बाद दोनों एप्लीकेशन में भी आप अच्छे से देखकर जाएंगे, ये जो टबेको प्लांट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जीन थेरेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी इज़ इन द ट्रेंड, तो ट्रेंड में है, आती है, रोजी का दे रखा है, इसमें देख लेना भाई कितने ग्राम पर लीटर प्रोटीन दे रही है, 2.4 ग्राम। पेपर में ये जो डेटा होता है ना 2. वो ऐसा ऑप्शन है 2.4, 2.5, 2.6, 2.3, आप बिल्कुल कन्फ्यूज़, बिल्कुल ब्लैंक किया था। और ये जेन्युइनली मेरे साथ हो चुका है, तो मुझे पता है, तो प्लीज़ डेटास पे अच्छा फोकस, अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। बहुत क्लोज ऑप्शन देता हूँ, वहाँ पे हमको लगता है यार ये तो सारे सही हैं, फिर बहुत दुख होता है। लास्ट यूनिट आती है आपकी ये एनवायरनमेंट वाली। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट सारे जो 4 अब मेथड हैं, रिस्पॉन्सेज जो हैं, ये रेगुलेट, कन्फर्म, सस्पेंड, माइग्रेट, इसमें जो ये वाली चीज़ है ना डायपॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायपॉस देख कर जाना। उसके बाद ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, एज पिरामिड्स ह्यूमन पॉपुलेशन के, बर्थ रेट, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ये सब है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख कर जाना है। उसके बाद जो इंटरेक्शंस है ना, ये कॉम्पिटिशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, इसका थ्योरी कंटेंट वो तो आप याद रख लोगे, साथ में इसका एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और इसमें ना एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसे कौन कौन से हैं जिसमें आपको क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहना पड़ता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लाइन भी था। हाँ देखो,
पेज नंबर देखो 233 पे प्रीडेशन के ऊपर, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिंग स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। तो देखो ऐसे पढ़ना होता है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इन सभी पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में से कौन से ऐसे इंटरेक्शन है जिसमें कि इंटरेक्शन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को पास में रहना पड़ेगा, वरना वो इंटरेक्शन फॉर्म नहीं होगा। तो वो कौन कौन से 3, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म। एनसीईआरटी का ही लाइन है, और एग्जाम में आएगा तो लगेगा हो ये क्या आ गया, तो ऐसा फील नहीं आना चाहिए एनसीईआरटी में। सो अच्छे से पढ़नी होती है एनसीईआरटी भी। एनसीईआरटी अपने आप में सफिशिएंट बुक है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतना डीपली है चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद आता है इकोसिस्टम, हमारा बचपन वाला चैप्टर, एनर्जी फ्लो, इसमें जो जीपीपी वगैरह है वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी लॉस होता है उसको हटाना है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 10% लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाएगा सिंपल, आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता है शायद ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, सॉल्व करा लग रहा है कि हम शायद मैं कुछ कैलकुलेट कर रही थी 10% से निकाल के, सो मे भी आया हुआ है, इसको अच्छे से देखते हुए जाना। उसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन में इसमें पायोनियर क्लाइमेक्स कम्युनिटी ये सब इंपॉर्टेंट है, देखते हुए जाएंगे सब बच्चे। ओके, उसके बाद है फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, जो उस वाले चैप्टर में आ चुकी है 11th में, क्लास 11 देखते हुए जाना, ठीक। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर में भी आपको डेटा, इस चैप्टर में है छोटा चैप्टर, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो जल्दी से देखो फिगर 15.1, ये जो पाई चार्ट बने हुए हैं इसमें से सीक्वेंस आता है कि किसका नंबर कितना ज़्यादा है, तो उस सीक्वेंस को प्लीज़ बनाकर रखना। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 करके, वो यार अगर आपको चाहिए तो जनरली बताना अगर चाहिए तो। सो मैं कुछ देखती हूँ उसका क्या करना है, क्योंकि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो। और उसके बाद आता है एनवायरमेंटल इशू, देखो क्या मिला, फिर से एक फ्लैश कार्ड मिला, पर इसमें ऐसे दिखेगा नहीं कुछ भी। इसमें एक्चुअली क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, एक फुल फॉर्म वगैरह लिखा हुआ है। लास्ट में रिवीजन के लिए ना ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो हम अपने हाथों से लिखते हैं, बट आप कैसे चाहते हैं बता देना, मैं उस हिसाब से बता दूंगी आपको। उसके बाद DOD इस चैप्टर में, केस स्टडी जो है ना इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट है, जो केस स्टडी प्लास्टिक वेस्ट पे दे रखा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट पे दे रखा है, ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। और उसके बाद आ जाओ फिगर 16.7 पे, ये जो पाई चार्ट बना हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, कि कितनी परसेंटेज में है जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी देखना है आप लोगों को, ये वाला पाई चार्ट ध्यान रखना। ओजोन डिप्लीशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी। और उसके बाद जो लास्ट आता है ना ये चिपको मूवमेंट हो गया, जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ये सब चीज़ें आपको ढंग से याद रखना। और इस वाले चैप्टर में ना एक्चुअली जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ है इसमें ना आपको डेट्स भी याद रखनी पड़ेंगी यार, डेट्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो डेट्स का याद देखना, इसको याद करने की कोशिश करना, या फिर इसी चैप्टर में ऐसे जिसकी डेट इंपॉर्टेंट है तो एक पेज पे जस्ट डेट्स नोट डाउन कर लो, सिर्फ डेट इस चैप्टर, क्योंकि बाकी कुछ चीज़ तो उसमें काफ़ी ऐसे नॉर्मल टाइप की अवेयरनेस वाली वो आप लोग को ऑलरेडी आती है। सो डेट को लिख लेना। और बस इसी के साथ हमारी बायोलॉजी होती है ओवर। आपको कोई डाउट होगा स्पेसिफिक, हाँ सप्लीमेंट्री मटेरियल देखना है, इसको छोड़ना नहीं, इसमें जो दे रखा है। और बस उसके बाद हमारी जो दोनों NCERTs ओवर होती हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। 37 मिनट की वीडियो बन चुकी है, होप करती हूँ कि आप लोग देखेंगे, कोई डाउट आएगा तो पूछेंगे आगे के लिए आप क्या चाहते हैं। बाकी लास्ट मिनट स्ट्रेटजी के लिए मैं बता चुकी हूँ, जो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बना चुकी हूँ ऑलरेडी, बायो की मैं दे चुकी हूँ वीडियो। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो, आगे कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो बताना, नेक्स्ट वीडियो आप कैसी चाहते हैं वो भी बताना। और बस कमेंट करो, प्यारे प्यारे कमेंट करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ, हैप्पी नर्सिस डे, फटाफट आओ यहाँ पर, मिलते हैं फिर, बाय बाय, लव यू ऑल।